हेलो दोस्तों, मैं दर्शन जी। आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो प्लस टेक्निकल व्यू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। तो मार्केट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैनिक हो चुका है अक्टूबर मंथ में। प्लस सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा पैनिक है। एक्सपेक्टेशन ये है कि निफ्टी आने वाले दिनों में 28% यहाँ से गिर सकता है। किसी की एक्सपेक्टेशन है 22,000 आ सकता है। कोई लोगों की एक्सपेक्टेशन 20,000 की है, कुछ लोगों की है 18,000 की एक्सपेक्टेशन। तो आज हम एस्ट्रो डिटेल में जानेंगे कि एस्ट्रो क्या बोल रहा है। एंड उसके बाद हम टेक्निकल्स देखेंगे कि टेक्निकल्स क्या बोल रहा है इस समय। तो ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिएगा कि आपको अच्छे से आइडिया है कि एस्ट्रो एंड टेक्निकल्स दोनों कंबाइन होके हमें क्या नेक्स्ट मूव का इंडिकेशन दे रहे हैं। अनदर थिंग, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर के अपलोड के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एस्ट्रो इवेंट से। हम मंडे 9:15 का हम ले लेते हैं। ये जो वेबसाइट मैं यूज कर रहा हूँ इस समय, ये है दृक पंचांग की वेबसाइट। अगर हम देखेंगे तो इस समय बुध सूर्य एक ही राशि में है। वो है तुला राशि, इंग्लिश में लिब्रा। नक्षत्र स्वाति नक्षत्र में है। राहु मीन राशि में है। गुरु वृषभ राशि में है। मंगल कर्क राशि में है। इसी के साथ मंगल कर्क राशि में अब की बार आई थिंक अराउंड अच्छे खासे टाइम रहेंगे। फेब या मार्च तक मंगल 4 मंथ्स के लिए मंगल अब कर्क राशि में रहेंगे, क्योंकि वो अभी स्लो चल रहे हैं। इसके बाद वो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। रेट्रोग्रेड समवेयर अराउंड दिसंबर में होंगे, हम वो भी चेक करेंगे। तो अगर हम देखें तो इस समय सूर्य तुला राशि में है। सूर्य के लिए तुला राशि नीच राशि होती है, डेबिलिटेड राशि। एंड सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आता है 10 डिग्री पे। तो सूर्य कहीं ना कहीं वो 10 डिग्री वाला फेस क्रॉस कर चुका है 28 अक्टूबर सुबह 9:15 बजे, जब जहाँ पे हमारी मार्केट ओपन होती है। इसके बाद अगर हम मंगल को भी देखें तो इस समय मंगल है कर्क राशि में। 28 अक्टूबर को 3 डिग्री पे रहेंगे। ये मंगल के लिए भी नीच की राशि है, डेबिलिटेड राशि है मंगल के लिए कर्क। बट जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट इम्पैक्ट होगा वो होगा 28 डिग्री पर। तो पूरा राशि जो जब तक मंगल कर्क राशि में रहेंगे, मंगल नीच के कहलाएंगे कि मंगल इस समय नीच के राशि में है। लेकिन जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट इम्पैक्ट वाला डिग्री होगा वो होगा 28 डिग्री। एक ओवरव्यू है 28 अक्टूबर के लिए। अब हम 30 अक्टूबर की प्लेनेटरी पोजिशंस देखेंगे। हमने 28 अक्टूबर को देखा था कि सूर्य बुध साथ में है। सूर्य बुध जब भी साथ में होते तो हम उससे बुद्धादित्य योग बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी टर्म्स में। अगर वही अब 29 अक्टूबर को बुध अपना राशि परिवर्तन कर रहा है तुला से वृश्चिक राशि में, तो अभी शुक्र और बुध साथ में है। वीनस और बुध साथ में है। अ, अब जैसे कि मैंने एक पॉइंट बोला था कि मंगल एक ही राशि में रहेंगे 4 महीने के लिए। तो मंगल कर्क राशि में, ये फिर से दृक्पंचन की वेबसाइट है। मंगल कर्क राशि में प्रवेश हुए 20 अक्टूबर 2024। 7 डेज हम ऑलरेडी पास कर चुके हैं। इसके बाद हम 2025 में अगर हम बात करें तो 21 जैन रेट्रोग्रेड पोजीशन में मंगल मिथुन राशि में जाएंगे। रेट्रोग्रेड अराउंड 7 दिसंबर को हो रहे हैं। हम डेट क्रॉस चेक कर लेंगे। तब तक ये, हाँ, हम फिर से दृक्पंचन की वेबसाइट ही यूज करेंगे।
यस, 7 दिसंबर 2024 से लेके 24 फेब 2025 तक मंगल वक्री रहेंगे। तो मंगल कर्क राशि में रहेंगे अक्टूबर से लेके 21 जनवरी तक। उसके बाद वो कर्क से निकल के मिथुन राशि में जाएंगे, रेट्रोग्रेड पोजीशन में एक राशि पीछे जाएंगे। रेट्रोग्रेड अगर आपको समझ ना रहा हो तो एक सिंपल टर्म में मैं आपको बता दूं। रेट्रोग्रेड का मतलब एक प्लैनेट की स्पीड इतनी स्लो हो जाती है, वो प्लैनेट बहुत स्लो चलता है। तो जब हम बाकी के प्लैनेट्स अपने नॉर्मल स्पीड में चलते हैं, तो जब हम एकदम नेकेड आई से देखते तो हमें ऐसा लगता है कि वो प्लैनेट धीरे धीरे पीछे आ रहा है, बिकॉज उसकी स्पीड कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। तो उस फेनोमेनन को हम रेट्रोग्रेड बोलते हैं, हिंदी में उसे वक्री कहा गया है, हम वक्री बोलते हैं हिंदी में। तो रेट्रोग्रेड मोशन में मंगल मिथुन राशि में जाएंगे, एंड वहां से फिर से 3 अप्रैल कर्क राशि में आएंगे, एंड 7 जून को कर्क राशि से निकल जाएंगे। तो यानी कि अक्टूबर से लेके जून, 8 मंथ्स, 8 मंथ्स के लिए मंगल बहुत स्लो चलेंगे। एंड फिर, सॉरी, अप्रैल, हाँ सॉरी, अक्टूबर से लेके अप्रैल तक मंगल थोड़े स्लो चलेंगे, एंड उसके बाद अप्रैल से वो अपनी नॉर्मल स्पीड पे आ जाएंगे। एंड 7 जून को वो कर्क राशि छोड़कर सिंह राशि में जाएंगे। अब ये जो हो रहा है कि मंगल इतना स्लो चल रहा है कर्क राशि में, वो इतने लंबे समय तक रहेंगे, ऑलमोस्ट टिल 7 जून 2025। तो बहुत लोग इसको एक नेगेटिव मान रहे हैं एस्ट्रोलॉजी टर्म्स में। बट अगर मैं बोलूँ तो ये फेस नेगेटिव नहीं होगा मार्केट के लिए, ये फेस पॉजिटिव रहेगा मार्केट के लिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट गिर ही नहीं सकता, हो सकता है हमें माइनर माइनर करेक्शंस देखेंगे, and वो हमें देखने मिलेंगे, वो मार्केट का मोमेंटम रहता है। बट ये जो प्लेनेटरी पोजिशन है जिसके कारण सब लोग इस समय जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स को देखोगे, जो मेन बियरिश रीजन आपको दे रहे हैं, वन ऑफ द रीजन है कि मंगल इतने लंबे समय तक एक राशि में रहेंगे। एंड एवरी 2.5 ईयर्स में मंगल एक राशि में इतने लंबे समय तक रहते ही है। तो इस समय कर्क में है, 2 साल के बाद कोई और राशि होगी। तो एक कंसर्न नहीं है एस्ट्रो वाइज की मार्केट इस रीजन से गिर सकता है, उल्टा इस फेनोमेनन से हमें मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। ये पहली चीज होगी। दूसरी चीज, सोशल मीडिया पे एक डेट बहुत फेमस हो रही है, 26 या 28 अक्टूबर, जिसके साथ ये बोला जा रहा है कि निफ्टी 28%, सॉरी, वर्ल्ड वाइड मार्केट 28% तक क्रैश कर सकती है। एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने वो वीडियो मुझे शेयर किया था, इसलिए मुझे उसके बारे में पता चला। तो अब हम देख लेते हैं कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मैं आपको सिंपल रीजन देता हूँ। अभी मैंने जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था, इनिशियली हमने एक चीज डिस्कस की थी। सूर्य नीच राशि में है, मंगल भी अपनी नीच राशि में, ये दोनों प्लैनेट अपनी अपनी नीच राशि में है। दो टाइप होते, उच्च के एंड नीच के। एंड नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी टर्म्स में बोला गया है कि उच्च के इज समवेयर पॉजिटिव एंड नीच के समवॉट नेगेटिव। बट ये पॉजिटिव या नेगेटिव सिर्फ एक टर्म पे नहीं होते, बाकी के प्लेनेटरी पोजिशंस को गिन के प्रिडिक्शंस दिए जाते हैं। तो इस समय 28 अक्टूबर या 26 अक्टूबर, जो भी वो डेट थी, सूर्य मंगल दोनों अपने नीच राशि में है। बुध तृतीय योग है, राहु मीन राशि में है, केतु कन्या राशि में है। तो ये सब जो प्लेनेटरी पोजिशंस को वो देखकर, एंड उसके बाद मंगल थोड़ी दिन में रेट्रोग्रेड हो जाएंगे 7 दिसंबर को। जुपिटर इस समय, जुपिटर एंड शनि, सैटर्न, जुपिटर सैटर्न दोनों रेट्रोग्रेड चल रहे हैं इस समय। तो ये जो सारी प्लेनेटरी पोजिशन है, इसके कारण वो बोल रहे हैं कि नेगेटिव रह सकती है मार्केट, एंड वर्ल्ड बाय 28% तक का क्रैश हमें देखने मिल सकता है। लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट है। अब तक जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, ये हो गया हमारी एस्ट्रोलॉजी टर्म्स में। बट ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी से फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पे आते हैं, तो चीजों में बहुत फर्क हो जाता है। ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का पार्ट नहीं है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी अपने अंदर एक अलग सब्जेक्ट है। देर आर मेनी टाइप्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। आप गूगल करोगे आपको 1770 टाइप ऑफ एस्ट्रोलॉजी मिलेगी। अलग अलग चीज के लिए अलग अलग एस्ट्रोलॉजी यूज होती है। जब आप किसी को भी अपनी कुंडली दिखाते हो, करते हो, प्रिडिक्शंस मांगते हो या रेमेडीज मांगते हो,
तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं। बट जब मार्केट गोल्ड सिल्वर वगैरह को हमें एनालाइज करना है थ्रू एस्ट्रोलॉजी, तो वो चीज आ जाती है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में। उस चीज को हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी से फॉलो नहीं कर सकते। तो ये एक चीज होगी। आपको ये चीज पहले तो माइंड में एकदम क्लियर रखनी है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी दोनों बहुत डिफरेंट। तो ये जितने भी इस समय प्रिडिक्शंस आ रहे हैं थ्रू एस्ट्रोलॉजर्स की मार्केट क्रैश हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, दैट इज जस्ट बिकॉज वो लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी को इन सब प्लेनेटरी पोजिशंस को कंपेयर कर रहे हैं एंड वो लोग एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत है। ये सेम चीज हुई थी राहु गुरु, जब राहु एंड जुपिटर सेम राशि में थे, उस को एस्ट्रोलॉजी नेम है गुरु चंडाल दोष। आप अगर मेरा यूट्यूब के वीडियोस देख लोगे 2022, इफ आई एम 2021 या 2022, एग्जैक्ट डेट मुझे भी निकलनी पड़ी थी बिकॉज याद नहीं आ रही। उस समय भी यही सिनेरियो था। सोशल मीडिया पे ट्विटर इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब पे सब एस्ट्रोलॉजर्स वर बियरिश बिकॉज गुरु राहु जब कंबाइन होते हैं तो उसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक नेगेटिव माना गया है कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकते हैं। बट जब हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में आते हैं उसी के दूसरे इम्प्लीकेशंस हो जाते हैं, दूसरे हम बोलते हैं कि उनका जो इम्पैक्ट हो सकता है वो मार्केट पे अलग हो सकता है। जरूरी नहीं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अगर कोई चीज नेगेटिव है तो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में नेगेटिव रहेगी एंड वाइस वर्सा। तो हमें ये समझना है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी एक तो अलग है, दोनों को हमें कंबाइन नहीं करना है। ये चीज बहुत क्लियर रखी है। तो आप जब किसी भी एस्ट्रोलॉजर को आप सोशल मीडिया पे फॉलो करते हो तो सबसे पहले ये देखिए कि वो एस्ट्रोलॉजर वैदिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो कर रहा है या फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी फॉलो कर रहा है। अगर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को फॉलो कर रहा है, वो मार्केट पे प्रिडिक्शंस दे रहे हैं, वेल एंड गुड। बट अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू मार्केट पे प्रिडिक्शंस दे रहे हैं तो आपको अपने तरफ से खुद से एनालाइज करना होगा। तो गुरु राहु चंडाल दोष जब बना था, मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला था कि ये मार्केट के लिए पॉजिटिव रहेगा, इसमें मार्केट नहीं गिरेगी। जबकि बाकी के एनालिसिस थे, बाकी के एस्ट्रोलॉजर्स के एनालिसिस थे कि मार्केट अच्छा खासा करेक्शन देगा इसी फेस में। एंड सेम हुआ था कि मैंने बोला था कि इसमें नहीं गिरेगा मार्केट, एंड राहु चंडाल दोष में मार्केट नहीं गिरा था एंड निफ्टी ने अच्छी खासी रैली दी थी। ये एक चीज हो गई। अब हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के थ्रू बात करते हैं। तो मैंने एक चीज ऑलरेडी क्लियर कर दी, ये जो मंगल इतने टाइम तक कर्क राशि में रहेंगे 7 जून तक, ये मार्केट के लिए पॉजिटिव है एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। इस समय बुध सूर्य का युति है। ये युति आई थिंक अराउंड 17 अक्टूबर को शुरू हुई थी। 17, ये 17 अक्टूबर को शुरू हुई थी एंड 29 अक्टूबर को ये युति समाप्त हो जाएगी। उसके बाद जैसे कि हमने देखा था, शुक्र और बुध साथ में आ जाएंगे। और देखोगे, हम कुंडली नहीं देखेंगे, हम नीचे में जो डिस्क्रिप्शन दिया है हम वो देखेंगे। तो बुध वृश्चिक राशि, VISH मतलब वृश्चिक राशि, एंड शुक्र भी वृश्चिक राशि में है। तो ये दोनों वृश्चिक राशि में आ गए हैं। तो समवॉट ये मेरा पर्सनल मानना है कि जो हमें अच्छा खासा करेक्शन हमें नॉन स्टॉप मार्केट में फॉल होती हुई दिख रही है, जैसे ही बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, मार्केट में ये जो फॉल हमें कांस्टेंट देखने मिल रही है कहीं ना कहीं रुक जाएगी मार्केट। तो 29 से 30 अक्टूबर हमें एक रिलीफ रैली मार्केट में हमें देखने मिल सकती है। प्लस माइनस 1 डे तो हम ले सकते हैं कि 28 अक्टूबर से, मीन्स हम ये मान सकते हैं 28 से लेके ये मंडे से लेके थर्सडे तक हमें एक रिलीफ रैली चालू हो जानी चाहिए मार्केट। हम प्लस माइनस 1 डे क्यों लेते हैं? बिकॉज ये सब बड़े बड़े इवेंट्स है, तो इम्पैक्ट हमें प्लस माइनस 1 डे में ही देखने मिलेंगे, हम एग्जैक्ट डे से इम्पैक्ट देखने नहीं मिलते। ये दूसरी चीज हो। हम तीसरी चीज डिस्कस करेंगे। मर्क्यूरी 19 सितंबर से कंबस्ट हुआ था। यहाँ पे आपको तारा अस्त लिखा हुआ दिख रहा होगा। अस्त का मतलब
इंग्लिश में होता है कम्बस्ट। तो ये कम्बस्ट फेनोमेनन क्या होता है, मैं आप लोगों को वो पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब कोई भी प्लैनेट सन के एकदम पास आ जाता है तो वो कम्बस्ट बोलते हैं। जैसे कि अमावस होगी तो चंद्र अपना सूर्य के एकदम पास आ जाता है, तो उस समय मून कम्बस्ट हो जाता है। तो वैसे ही जब भी प्लैनेट सन के आसपास आएंगे तो वो स्पेस के लिए जितने टाइम तक वो सन के एकदम पास रहेंगे उसे हम कम्बस्ट फेज बोलते हैं। तो 19 सितंबर को मर्क्यूरी अस्त हुआ था एंड एंड हुआ 22 अक्टूबर। अब हम 22 अक्टूबर को निफ्टी ने एक हाई लगाया 24,880, लो था 24,445। हम इसमें प्लस माइनस 2 डेज गिनेंगे, यानी कि ये हमारा 22, ये हमारा हाईएस्ट हाई हमें दिख रहा है इस फेज में 25,050। एंड प्लस माइनस 2 डेज में अगर हम गिने तो 24,330। हम अप्रोक्स गिन लेते हैं क्या लो था उस दिन में, 24,340, हम 330 गिन सकते हैं। जब हम इसकी बात करें तो निफ्टी को सबसे पहले 24,330 के ऊपर निकलना होगा कि वो बियरिश ट्रेंड को कहीं ना कहीं एंड करके एक न्यूट्रल फेज में चले जाए। एंड जैसे ही निफ्टी 25,050 क्रॉस कर लेगा, वेल एंड गुड होगा ऊपर के टारगेट्स के लिए। लेकिन अब जब तक निफ्टी 25,050 के नीचे रहेगा, हर बाउंस पे हमें एक सेलिंग प्रेशर मार्केट में दिखते हुए मिलेगा। 24,330 के जब तक नीचे ट्रेंड अब बियरिश रहेगा। एक बार हम उसके ऊपर फिर से निकल जाते हैं तो हम बियरिश ट्रेंड से न्यूट्रल ट्रेंड में चले जाएंगे एंड बुलिश ट्रेंड में फिर से 25,050। ये हो गया मर्क्यूरी कम्बस। ये इसीलिए लिया बिकॉज 22 प्लस माइनस 2 डेज के हाइज एंड लोज बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए ये मैंने कवर किया। अब जैसे कि अब हम अक्टूबर के एंड पे है तो मेरा एक वीडियो नवंबर मंथ के लिए आएगा ही आएगा। तो बाकी के एस्ट्रो की चीजें मैं उसमें डिस्कस करूंगा। अभी मैंने आपको एक मोटा मोटी रिव्यू दे दिया है कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अभी कोई बड़ी गिरावट नहीं आने वाली, तो पैनिक मत कीजिए। अब हम क्विकली टेक्निकल्स देख लेते हैं। निफ्टी पे हम सबसे पहले बात करेंगे। हम वीकली चार्ट से स्टार्ट करेंगे, मंथली चार्ट हम नेक्स्ट मंथली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो निफ्टी में हमें ऊपर से अच्छी खासी फॉल देखने मिल चुकी है। 26,200 टू 77 का हाई लगाकर निफ्टी इस समय 24,200 के लोस पे आके खड़ी है, जिसमें कि फ्राइडे सेशन का लो था 24,070 एंड निफ्टी क्लोज हुआ 24,180 के आसपास। नीचे से लगभग 100 पॉइंट्स की रिकवरी देख के क्लोज हुआ। अब हम बेसिकली फिर से चले जाएंगे अगस्त मंथ का, ये जहाँ पे निफ्टी ने बेस बनाया था। अगर आपको मेरा अगस्त सितंबर मंथली वीडियो जो मैंने बनाया था अगर आपको वो याद होगा, तो मैंने एक चीज बोली थी कि निफ्टी ने यहाँ पे एक बेस बना दिया है। निफ्टी कभी भी अगर इस बेस में आएगा तो वहां पे एक सपोर्ट लेके एक हमें रैली देगा ही देगा। ये जो ये जितने भी रेंज है, ये जितना भी निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट बनाया है, इस सपोर्ट को निफ्टी वन गो में तोड़ नहीं सकता अनलेस एंड अनटिल कोई एक नेगेटिव न्यूज आ जाए एंड उसके कारण एक गैप डाउन या सीवियर फॉल हमें देखने मिले। अगर वो ना हो तो ये जो सब बेस बनाया हुआ है निफ्टी ने, ये वन गो में नहीं टूटेगा। यहाँ से हमें बाउंस डेफिनेटली देखने मिलेगा। हो सकता है यहाँ से ये बाउंस आ जाए 24,750 लेवल्स तक एंड फिर वहां से हमें फिर से चेक करना होगा कि निफ्टी सस्टेन कर रहा है कि नहीं। 24,700 से लेकर 24,750 तक एक बाउंस यहाँ से आना चाहिए। अगर वो बाउंस आता है तो हमें फिर वहां पे चेक करना होगा कि 24,700 के ऊपर निफ्टी सस्टेन कर रहा है कि नहीं। इसी के साथ एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बहुत फेमस हुआ था सोशल मीडिया पर, जिसका टारगेट हम कैलकुलेट करें तो समवेयर अराउंड 2,000 पॉइंट्स डाउनसाइड का टारगेट आ रहा था। 24,670 से अगर मैं 2,000 पॉइंट्स लगभग माइनस करूं तो हो जाता है 22,670। मैं यहाँ पे एक मार्क कर लेता हूँ 22,670। ये मैं अप्रोक्स टारगेट बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट टारगेट नहीं है। तो लगभग यहाँ तक इन शॉर्ट हम 4 जून एंड इवन 3 जून 4 जून के हाइस के नीचे इसका टारगेट।
अब ये ब्रेकडाउन तो हो चुका है, हमें क्लियरली दिख रहा है ये नेकलाइन की, एंड इसने ये ब्रेकडाउन दे दिया। बट अब क्योंकि ये पैटर्न बहुत ज्यादा हर, मतलब जितने भी ट्विटर पे हैंडल्स होंगे, जितने व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, जितने टेलीग्राम चैनल होंगे, 98% ऐसे जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होंगे, हर किसी ने ये पैटर्न को डाला था अपने चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ट्विटर्स पे। तो मेरा ये पर्सनल मानना है कि ये टारगेट अचीव नहीं हो। सिंपल रीजन है, बिकॉज सभी को पता है कि ये ब्रेकडाउन हो चुका है, बाउंस आएगा 24,700 तक, लोग वहां पे शॉर्ट करेंगे। अब यहाँ पे जिसने ये पैटर्न देख के यहाँ पे शॉर्ट किया होगा वो ऑलरेडी प्रॉफिट में होगा, लेकिन वो प्रॉफिट इतना जल्दी बुक नहीं करेगा, बिकॉज अब उसको लालच है कि भाई मुझे 2,000 पॉइंट मिलेगा तो मैं क्यों 300-400 पॉइंट में निकलूं। वो हर किसी में एक लालच होती है, तो वो इतने छोटे प्रॉफिट में निकलेगा नहीं। जो होशियार रहेंगे वो अपना स्टॉप लॉस ड्रिल कर लेंगे कॉस्ट के आसपास। कुछ जो होंगे वो बिना स्टॉप लॉस के बोलेंगे कि चलो टारगेट तो आगे पीछे में, एक आध डेढ़ 2 महीने में 3 महीने में टारगेट अचीव हो जाए, तब तक हम हमारे फ्यूचर्स को होल्ड कर लेते हैं, पोर्ट ऊपर नीचे करेंगे, खेलते रहेंगे। तो ये इस समय लोगों का माइंडसेट हो चुका है। दूसरा, जब हम ऊपर जा रहे थे, ये पूरा जो फेज है रैली का, इसमें लोगों की एक हैबिट हो चुकी थी, बाय ऑन डिप्स, जो भी डिप्स आए बिंदास बाय करो, मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो इस फॉल में इंश्योर हो चुका है कि जितने बाय ऑन डिप्स वाले थे उनको अच्छा खासा पेन दे दिया। उसके बाद अब दूसरा माइंडसेट क्या हो रहा है कि अगर आप कांस्टेंट यहाँ से आप देखोगे 9 अक्टूबर से निफ्टी जैसे ही ऊपर जाती है, हमें ऊपर से एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है। जैसे ही निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाता है एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है, 150 पॉइंट ऊपर गया सेलिंग प्रेशर आ रहा है। इवन लास्ट के जो 3-4 सेशन थे, इवन निफ्टी 50-60 पॉइंट ऊपर जा रहा था, सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो लोगों के माइंड में क्या आ चुका है फिर से कि सेल ऑन राइज, मार्केट थोड़ा भी ऊपर गया मार्केट नीचे आ जाएगा। ये माइंडसेट लोगों का चेंज हो चुका है, प्लस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन हो चुका है। लोगों को टारगेट दिख रहा है 22,500। क्या होगा कि अब निफ्टी यहाँ से रिकवर भी कर लेगा, बाउंस दे देंगे आपको। ये बाउंस में आपको सुनाई देगा डेडिकेट बाउंस है, फलाना बाउंस है, ये बाउंस सस्टेन नहीं करेगा, आपको ये डेफिनेटली सुनाई देगा जब निफ्टी कौन से भी लेवल से बाउंस लेगा तब। बट जैसे ही ये जो 24,670 लेवल के आसपास निफ्टी आएगा, ये जो ब्रेकडाउन हमें जिस लेवल से देखने मिला है, आप मेजोरिटी लोगों को देखोगे कि मेजोरिटी लोग उस समय शॉर्ट कॉल देंगे, बिकॉज टेक्निकल टर्म में ये जो ब्रेकडाउन है इसका रिटेस्ट हो जाएगा। एंड मेरा ये पर्सनल मानना है, मैं गलत जा सकता हूँ, 101% में गलत जा सकता हूँ इस चीज में। वहां से हमें शायद से हल्का सा एक डाउनफॉल देखने मिले ट्रैप करने के लिए। जैसे ही निफ्टी यहाँ पे आएगा, सबको लगेगा कि ये रिटेस्ट हो चुका है, हल्का सा मार्केट नीचे आएगा, एंड फिर सुपर स्पीड में निफ्टी इसको क्रॉस करके ऊपर जर्नी स्टार्ट कर देगा। अगेन ये मेरा पर्सनल मानना है, मैं 100% गलत जा सकता हूँ। ये जो चीज मैं बोल रहा हूँ आउट ऑफ एक्सपीरियंस है, इतने सालों से जो मार्केट में चल रहा है, इतने टाइम से मैं ये जितने पैटर्न्स में ऑब्जर्व करो, अगर कोई पैटर्न सोशल मीडिया पे फेमस हुआ है तो उसके टारगेट बहुत रेयरली अचीव होते हैं, एंड अगर होते भी है इतने लंबे टाइम फ्रेम में होते हैं कि किसी को वो कमाने नहीं देते उस पैटर्न के टारगेट से। तो ये आउट ऑफ एक्सपीरियंस है, अब राइट जाता हूँ गलत जाता हूँ, टाइम बताएगा। तो लेट्स सी, या ये भी पॉसिबल है सेकेंड पॉसिबिलिटी कि निफ्टी यहाँ पे फॉल्स डाउन दे भी ना, सीधा लोग शॉर्ट करे, अगले दिन सीधा एक गैप अप होके हमें कांस्टेंट रैली देखने मिले, ये भी पॉसिबल है। बट जैसे कि मैंने फ्राइडे को, इवन वेनसडे एंड फ्राइडे या ट्यूसडे फ्राइडे जो भी था, बट फ्राइडे को तो मैंने अपडेट किया था कि आपको इस कॉल में पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एफएनओ पोजीशंस या आपकी इक्विटी में भी लेवरेज में पोजीशंस खड़ी है, तो ही आपको डरने की जरूरत है, अदरवाइज आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो फॉल है, जिस स्पीड में हम गिरे हैं, हम उसके अच्छी खासी स्पीड से रिकवर होंगे। आपने ये सुना होगा कि हमें ये रैली देखने में अच्छा खासा टाइम गया, बट यहाँ से हमें डाउनफॉल फास्ट देखने मिला। तो आप ये नोटिस करो, यहाँ पे जो डाउन मूव फास्ट हुआ,
तो यहाँ पे रैली फास्ट हुई। सेम पैटर्न, क्योंकि अब यहाँ पे हम अन टेरिटरी था, यहाँ पे पहले प्राइस कभी नहीं आई थी, तो प्राइस को वहां से मूव करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट यहाँ पे एक बार प्राइस आ गई तो यहाँ से गिरने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। जब भी कोई फर्स्ट चीज टाइम कर तो उसको एक नई प्राइस पैटर्न खुले तो उसको वहां पे ट्रैवल करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, इसलिए हमें वो मूव स्लो दिखता है। बट जैसे ही उसका सेम सेकंड मूव होता है वो थोड़ा स्पीड में होता है। तो लाइक वाइज अब क्योंकि ये यहाँ पे निफ्टी पहले ही इस प्राइस को ट्रैवल कर चुकी है पास्ट में, तो फ्यूचर का जो अपमूव होगा यहाँ से वो थोड़ा स्पीड में होगा, स्लो अपमूव नहीं होगा, अच्छी खासी स्पीड में होगा। ये बात हो गई निफ्टी की। बहुत सारे लोगों को मिड कैप स्मॉल कैप पे भी डाउट रहेगा। हम मिड कैप स्मॉल कैप पे भी मूव करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बैंक निफ्टी पे मूव करते हैं। ये लाइंस यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉन है, इनको क्विकली ये कर देता हूँ कि हम अच्छे से डिस्कस कर सके। हम यहाँ पे बाजू में निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं। अगर हम निफ्टी का 7 अक्टूबर का लो देखें तो वो था 25,143, सॉरी लो देखे तो 24,700, ये निफ्टी का लो था 7 अक्टूबर 2024। करंटली निफ्टी खड़ा है 24,180, लो लगा चुका है 24,074 का। लगभग लगभग हम समवेयर अराउंड 600 to 700 पॉइंट डाउन है 7 अक्टूबर के लो से निफ्टी पर। बैंक निफ्टी का 7 अक्टूबर का लो था 50,200। मैं अगर फ्राइडे सेशन की क्लोजिंग गिनूं तो वो ऑलमोस्ट 50,800, हम 700 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में ऊपर है। कल की जो 800 to 1000 पॉइंट के हमें इंट्राडे में बैंक निफ्टी में फॉल देखने मिली, अगर मैं इंडसइंड बैंक को अकेले को निकाल दूं तो बैंक निफ्टी फ्लैट है, क्योंकि इंडसइंड बैंक को हमें इंट्राडे फॉल देखने मिल गई थी 20% ड्यू टू इट्स क्वार्टरली रिजल्ट। प्रोविजंस के नंबर थोड़े ज्यादा दे दिए, डबल दे दिए लास्ट क्वार्टर के मुकाबले। तो इंडसइंड बैंक 20% की हमें फॉल देखने मिल रही, इसके कारण बैंक निफ्टी फिसल गया 800 से 1000। अदरवाइज जब निफ्टी कांस्टेंट यहाँ से नीचे जा रहा है, बैंक निफ्टी अपने 7 अक्टूबर के लो को सिर्फ होल्ड नहीं कर रहा है, अपने अंदर एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो अब निफ्टी से भी बड़ी रैली हमें बैंक निफ्टी में देखने मिलेगी। एंड आज मैं इस यूट्यूब वीडियो के थ्रू बैंक निफ्टी का एक टारगेट शेयर कर रहा हूँ जो हमें आने वाले 5 to 6 मंथ्स के अंदर दिख जाना चाहिए। फर्स्ट टारगेट 56,000 एंड सेकेंड टारगेट 57,500। हमें ये दोनों टारगेट बैंक निफ्टी में नेक्स्ट 5 to 6 मंथ्स के अंदर दिख जाने चाहिए। ये थोड़ा लंबा समय हो गया, लेकिन ये टारगेट में शेयर करो कि इस समय जो भी पैनिक चल रहा है सोशल मीडिया पे, हमें उस पैनिक में नहीं आना है। हमारा चार्ट या हमारा एस्ट्रो जो बोल रहा है हमें उस पे स्टिक रहना है। अब अगर मैं निफ्टी बैंक निफ्टी को कंपेयर करूं तो फर्स्ट प्लेस पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो निफ्टी में 7 अक्टूबर के लोस के नीचे जो मार्केट में सेलिंग हुई है, ये पर्सनल लेवल पर मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की थी कि निफ्टी में ऐसी पैनिक सेलिंग आएगी 7 अक्टूबर लोस के नीचे। मेरा ये पर्सनली मानना था 7 अक्टूबर के लो अब काफी अच्छे टाइम तक नहीं ब्रेक होंगे, बट वो ब्रेक हुए। अब निफ्टी उस लेवल से 600 to 700 पॉइंट नीचे खड़ी है, जो कि मुझे पर्सनल नहीं लगा था कि ऐसा कुछ होगा, बट मार्केट है। बट अगर अब मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी अपने आप को स्टेबल रख रहा है, हमें स्ट्रेंथ दिख रही है बैंक निफ्टी में। अगर इवन में 9 सितंबर के लोस की बात करूं तो बैंक निफ्टी उसके भी ऊपर है। हम वीकली चार्ट बैंक निफ्टी का देखेंगे तो वो स्ट्रांग है। तो आने वाले दिनों में एक हमारी नजर कांस्टेंट बैंक निफ्टी पे दिख रहनी चाहिए कि इंट्राडे में अगर आपको इंट्राडे करना है या थोड़ा हल्का सा पोजिशनल करना है विद व्यू ऑफ 10, 15, 25 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ्स, अगर आपको कोई वैसा ट्रेड करना हो लॉन्ग साइड में तो आपका फोकस बैंक निफ्टी पे रहना चाहिए।
क्योंकि यहाँ पे निफ्टी से ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अनदर थिंग, निफ्टी में ये जो अनदर 700 पॉइंट्स का फॉल हमें दिखा है 7 अक्टूबर क्लोज के नीचे, एक बार जैसे ये पैनिक एंड होगा, निफ्टी ये 700 पॉइंट्स को स्पीड में कैच करेगा। एंड निफ्टी का ये जो हेड एंड शोल्डर के पैटर्न की हमने बात की 22,720 की, ये निफ्टी बिना बैंक निफ्टी के हेल्प के ये टारगेट कभी अचीव नहीं कर सकता। बहुत सिंपल टर्म है। अगर निफ्टी को 22,000 तक का वो जो हमने 22,740 या 720 का जो हमने टारगेट अप्रोक्स निकाला ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, अगर वो लेवल को निफ्टी को उस लेवल टारगेट को कंप्लीट करना है, तो बैंक निफ्टी को भी साथ में गिरना होगा उस टारगेट को कंप्लीट करवाने के लिए। बट क्या बैंक निफ्टी उस लेवल की फॉल के लिए तैयार है? तो चार्ट बोल रहा है, क्लियरली ना बोल रहा है। चार्ट बोल रहा है मुझे गिरना नहीं है, बस मैं टाइम पास करो, लोगों को परेशान करो। बिकॉज बहुत लोगों की लॉन्ग की पोजिशन होंगी, उनको परेशान करके निकाला जा रहा है कि बस आप निकलो मार्केट को जितने वीकेंड से। क्योंकि पब्लिक की लेवरेज की पोजीशन बहुत इंक्रीज हो गई थी मार्केट में, तो मार्केट को टाइम टू टाइम लेवरेज पोजीशन वालों को हर्ट करना होता है। बिकॉज एक सिनेरियो भी बन चुका था कि मार्केट में पैसा बनाना बहुत इजी है। उस सिनेरियो को भी मार्केट को थोड़ा सा ये करना है। प्लस लोग इक्विटी से धीरे धीरे अब एफएनओ का एक्सपोजर लोगों का इंक्रीज हो रहा है, तो मार्केट को ये भी मेक श्योर टाइम टू टाइम करना है कि भाई लोग एक रियलिस्टिक में रहे। आपको जितना इजी लगता है एफएनओ से पैसा कमाना, उतना इजी होता नहीं, मार्केट को टाइम टू टाइम दिखाना होता है। तो इसीलिए निफ्टी को इन लोगों ने नीचे लाया। अब क्योंकि आपका पोर्टफोलियो डैमेज हुआ है, आपका शॉर्ट टर्म आप ट्रेड करते हो इक्विटी में या कुछ भी, वो आपका हर्ट हुआ है, एंड सभी के इस समय नीचे है, मार्केट में अच्छी खासी पैनिक थी। अभी जैसे कि मैंने बोला, एक तो रीजन मैंने आप लोगों के साथ पहला क्या शेयर किया, जो पैटर्न पूरे सोशल मीडिया पे वो टारगेट्स रेयरली अचीव होते हैं, अगर हुए तो बहुत लंबा टाइम फ्रेम देते हैं। एंड पर्सनल एस्ट्रो पे अगर मैं उस टाइम फ्रेम की बात करूं, तो एस्ट्रो वाइज तो मुझे दिख रहा है कि उस टाइम फ्रेम में निफ्टी को बहुत हायर लेवल पे होना चाहिए, बैंक निफ्टी को बहुत हायर लेवल पे होना चाहिए एस्ट्रो वाइज बात करूं। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का टारगेट है, ये अचीव नहीं होना चाहिए। दूसरा रीजन मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया कि बैंक निफ्टी को भी साथ में गिरना होगा निफ्टी का वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट करवाने के लिए, जो कि इस समय बैंक निफ्टी क्लियरली मना कर रहा है। अब हम दूसरी चीज चेक कर लेते हैं। अभी मैंने आपको एक साथ और चीज बोली थी कि अब बैंक निफ्टी निफ्टी को ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा। अगर हम देखेंगे 3 जून का निफ्टी का हाई था 23,330। इस समय चल रहा है निफ्टी 24,140, 180। 3 जून बैंक निफ्टी का हाई था 51,133। इस समय बैंक निफ्टी अपने 3 जून के लोस के भी नीचे चल रहा है। तो मोटा मोटी बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी जून से लेके हम अक्टूबर एंड पे खड़े हैं, तो जून से अक्टूबर बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया कंपेयर टू निफ्टी। इस फेज में ये जो हम जून से लेके अक्टूबर की हम अगर बात करें, तो इसमें कौन से सेक्टर चले? पहला तो सबसे हाईएस्ट गेन है इस फेज में फार्मा सेक्टर का। दूसरा सेक्टर हो गया हमारा आईटी सेक्टर। इन दो सेक्टर के अलावा कोई सेक्टर चला नहीं है पूरे मार्केट में। तीसरे गिने चुने कुछ स्टॉक्स चले हैं, वो भी कौन से स्टॉक्स चले जो सोशल मीडिया पे फेमस ना हो। अगर कोई स्टॉक सोशल मीडिया पे फेमस है, तो वो इस मार्केट में वो अच्छा खासा मिनिमम 15 to 30% समवेयर अराउंड डाउन है। बट अगर आप ऐसे स्टॉक्स ढूंढोगे जो आपको सोशल मीडिया पे नाम इजी नहीं मिलेगा, अगर वो आप स्टॉक्स देखोगे इस पैनिक में भी वो स्टॉक 5 to 10% ऊपर है, सबको ऐसे बहुत सारे स्टॉक मिलेंगे। तो हमेशा ट्राई कीजिए कि आप उन स्टॉक्स को ढूंढो जो सोशल मीडिया पे ज्यादा फेमस ना हो। अगर आपने ऐसे स्टॉक्स लेके रखे जो सोशल मीडिया पे फेवरेट है, तो मार्केट तो रिकवर कर लेगा, बट आप उस स्पीड से रिकवर नहीं कर पाओगे। आप मार्केट के साथ आप सेम स्पीड पे, इवेंचुअली मार्केट जितना गिरा उससे ज्यादा आपका पोर्टफोलियो या आपका उससे ज्यादा लॉस हुआ। बट रिकवरी फेज में आपकी रिकवरी कंपेरेटिवली स्लो होगी अगर आपके पास सभी के सब सोशल मीडिया फेवरेट स्टॉक्स है। तो अगर ऐसे स्टॉक्स है, तो एक्सपोजर रखे उनके अंदर, बट हल्का सा कम करें। एंड ऐसे स्टॉक्स ढूंढे जहां पे
सोशल मीडिया फेवरेट स्टॉक्स ना हो, या सोशल मीडिया पे उनके नाम इतने ज्यादा ना घूमते हो, उनकी स्पीड डिसेंट रहेगी। इसी के साथ मैंने शेयर कर दिया, बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करते रहेगा निफ्टी को। अब कंपेरेटिवली निफ्टी स्लो चलेगा अपसाइड में, बैंक निफ्टी ज्यादा स्पीड में चलेगा। इसी के साथ हम क्विकली मिड कैप का चार्ट देख लेते हैं। हम्म, चलो, इसी के साथ ये चार्ट बोल रहा है मिड कैप इंडेक्स में अब पैनिक खत्म होने के टाइम पर है। और जो भी होगा, फाइनल पैनिक हम बोल सकते हैं कि एक फाइनल पैनिक हो सकता है मिड कैप स्मॉल कैप में। बट ये मिड कैप का चार्ट बोल रहा है पैनिक इज डन, सॉरी, पैनिक इज ऑलमोस्ट डन। अब आप बहुत लोग ऐसे बोलोगे कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, ये आउट ऑफ एक्सपीरियंस है इतने सारे चार्ट्स दिखने का। बैक टू बैक मैं इतने चार्ट्स को रीड कर चुका हूँ कि अब चार्ट खोलते ही मेरे आंखों के सामने मुझे पता चल जाता है कि ये चार्ट बोलने की क्या कोशिश कर रहा है। तो विथ हैविंग सेड दैट, मिड कैप इंडेक्स इस समय ये बोल रहा है कि मेजोरिटी ऑफ पैनिक इज डन। हम ये पकड़ के चल सकते हैं 90 टू 95% पैनिक इज डन। कुछ लोगों को और डराने के लिए या लेवरेज वालों को और थोड़ा हार्ट अटैक देने के लिए थोड़ा हल्का सा और पैनिक हुआ तो हुआ, अदरवाइज ऑलमोस्ट इट्स डन। हम क्विकली स्मॉल कैप पे चले जाते हैं। हम्म, ठीक है। एक चार्ट मैंने वीडियो में, जब मैंने सब सारे सेक्टर्स के लिए एक वीडियो बनाया था, इवन ट्विटर टेलीग्राम पे ये चार्ट मैंने अपलोड किया था, जिसमें ये फ्लैग एंड पोल का मैंने डिस्कस किया था। तो हम इसके अपर एंड पे यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश हुई, नहीं हुआ, फेल हुआ, नीचे आया, फिर ऊपर गया, ब्रेकआउट करने की कोशिश, फिर हम आके खड़े लोअर एंड। अब स्मॉल कैप इंडेक्स भी बोल रहा है मैं एंड ऑफ पैनिक पे हूँ। सेम ईयर जैसे मिड कैप में था, एक फाइनल पैनिक हुआ तो हुआ, अदरवाइज इट्स डन। तो ये दोनों चार्ट सिमिलर बोल रहे हैं, मतलब हम ये मान के चल सकते हैं कि मार्केट में मोटा मोटी पैनिक अब खत्म हो चुकी है। एंड अगर हुआ तो एक फाइनल लास्ट पैनिक हमें मार्केट में दिख सकता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। एंड पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं, हम ऑलमोस्ट ये पैनिक के एंड पे है। सो थैंक यू एवरीवन।